नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोजगार मेला और साथ ही युवा सम्मेलन मेले का उद्घाटन किया और मिशन रोजगार के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए और साथ ही छात्र छात्राओं को टैबलेट भी बांटे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। और फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़े आबादी के राज्य और सबसे बड़े हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ न्यायमूर्ति श्री आर मसूदी जी, महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश श्री अजय कुमार मिश्र जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल श्री शिव किशोर गौड़ जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सम्मानित सदस्यगण, अध्यक्ष अवध बार हाईकोर्ट लखनऊ CRT शाही जी, महासचिव अवध बार एसोसिएशन लखनऊ श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन श्री राजेश खरे जी, सचिव विक्रांत पांडे जी, बार काउंसिल के सभी सम्मानित सदस्यगण, आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित न्यायमूर्तिगण, अधिवक्तागण, स्मृति शेष अधिवक्ताओं के परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर अपने परिजनों को और परिवार के एक ऐसे सदस्य को जो इस परिवार की आर्थिक रीढ़ का आधार था, होने वाले ऐसे सदस्यों को अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि और सहयोग राशि प्रदान करने के लिए हमारे माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी ने समय दिया। मैं सबसे पहले उनको हृदय से उनका स्वागत करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पर्व और त्योहार का आनंद इससे अच्छा नहीं हो सकता जब हम किसी गरीब के साथ, किसी निराश्रित के साथ खड़े होकर के उसकी सहायता के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि इन 577 परिवारों के साथ जुड़े हुए उन हजारों परिवारों को भी इससे अवश्य कुछ संतोष की अनुभूति होगी। मैं इस अवसर पर उपस्थित अपने सभी माननीय न्यायमूर्ति
गणों का, मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों का, बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकाल करके आज यहां पर लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभों के समन्वय से प्रारंभ इस सोशल वेलफेयर के इस बेहतरीन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और मैं इस अवसर पर स्मृति शेष उन सभी अधिवक्ताओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आजादी के पूर्व बेहतरीन पेशे के रूप में लोकप्रिय रहे अधिवक्ता बनने की इस तमन्ना को सजो करके इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आज वे भले ही नहीं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य उनकी स्मृतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जिन परिवारों को मंच पर आमंत्रित करके उनकी राशि का डेमो चेक उपलब्ध कराया जा रहा था, जब मैंने उनसे पूछा तो उसमें मैं देख रहा था कि उसमें भी ज्यादातर स्मृति शेष अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्य भी अधिवक्ता पेशे को ही उन्होंने चुना है। उनके पुत्र या परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस पेशे के साथ जुड़ा हुआ है। संसदीय लोकतंत्र इस समन्वय और आपसी सूझबूझ के साथ चलने का एक संदेश हम सबको देता है। इस समन्वय जहां लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, लोकहित है तो राष्ट्रहित भी उसके साथ निहित होता है। और जब हमारी प्रायोरिटी में ये विषय होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और उसकी आधारशिला पड़ती है सुशासन से। सुशासन की आधारशिला पड़ती है रूल ऑफ लॉ से। और रूल ऑफ लॉ यह हमारी लक्ष्मण रेखा समाज के हर व्यक्ति के लिए तय करती है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबको दिया। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। और 26 नवंबर 1949 से भले ही हमने वो तिथि कहीं ना कहीं विस्मृत की होगी, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और इस दिन नागरिक कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही भी बनाया। हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है? अक्सर होता है, टकराहट होती कहां है? जब हम अधिकार की चर्चा तो करते हैं लेकिन कर्तव्य की नहीं करते। स्वाभाविक रूप से वहीं पे टकराहट होती है। हमें अपने अधिकार तो चाहिए होते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए, भारत के हर नागरिक के लिए, अगर भारत को 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना, एक विकसित भारत बनाना है, हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली लानी है, उसके ईज ऑफ लिविंग को बेहतरीन करना है, तो हमें अपने नागरिक कर्तव्यों को उतना ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी। नागरिक कर्तव्यों को अगर हम प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। और एक ऐसा भारत जिसमें किसी भी तबके को, क्या वह अधिवक्ता हो, क्या वह समाज के किसी भी स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति हो, वह पत्रकार हो, वह कर्मचारी हो, वह किसान हो, वह युवा हो, वह महिला हो, वह स्वतः आत्मनिर्भरता की उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए
और के निर्माण में भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहा होगा। और वह उसका एक लघु रूप आज यहां पे देखने को मिला है। कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, हम सबके साथ अधिवक्ता भी हैं, तो दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्य भी हैं, और स्वाभाविक रूप से जिनके बगैर कोई कार्यक्रम आगे बढ़ ही नहीं सकता उसमें पत्रकार अवश्य है। तो यह चौथा स्तंभ तो हमारे साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। वे सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और हम लोग हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि चीजें बढ़नी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। शासन के पास जब अपने सोर्स ऑफ इनकम होंगे तो वेलफेयर के रास्ते अपने आप ही खुलते हुए दिखाई देंगे, और जरूरतमंदों को ये चीजें मिलें। आज जरूरतमंद को इन चीजों को उपलब्ध करवाने का परिणाम है हम लोग प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ परिवारों को, लगभग 1 करोड़ परिवार प्रदेश के अंदर ऐसा है जिन्हें हम प्रतिमाह पेंशन स्कीम्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें निराश्रित महिला पेंशन भी है, वृद्धावस्था पेंशन भी है, और दिव्यांगजन पेंशन भी है। 1 करोड़ परिवार हैं। बिना भेदभाव के उसकी पात्रता तय है, और मैं यही पूछ रहा था, और मैं कहूंगा सचमुच बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं। निराश्रित महिला पेंशन के साथ में या वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म अगर वे भरेंगे तो अवश्य शासन उसको कंसीडर करेगा और उनको एक निश्चित पेंशन की राशि उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने गोल्डन कार्ड जारी कर रखा है, जिन्हें 5 लाख रुपए हर वर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा का कवर हम उपलब्ध करा रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसे कोई भी जरूरतमंद होगा उसको हम अवश्य इस प्रकार की स्कीम के साथ जोड़ेंगे। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने 56 लाख निराश्रित लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। और आश्चर्य करेंगे, हम लोग तो भौचक रहते हैं जब उन क्षेत्रों में जाके देखते थे। उत्तर प्रदेश में 54 ऐसी बस्तियां थी जो 100 वर्ष पहले बसाई गई थी, लेकिन आजादी के बाद भी उनको वोटिंग राइट नहीं थी। 2017 तक उनको कोई वोटिंग राइट नहीं थी, उनको कोई राशन कार्ड नहीं बनता था, उनको किसी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाता था, और वे लोग एकदम खानाबदोश की तरह उन जनपदों में रहते थे, समाज से कटे हुए थे। मैंने उनकी लड़ाई को बहुत नजदीक से देखा था, और देश की संसद में उनके लिए एक अधिनियम बने, इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। उसमें सफलता मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2007-8 में उनका अधिनियम पारित होने के बाद, संसद से पारित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में उसको लागू होने में 10 वर्ष और लगे। और 2000 तो लखनऊ से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन आप सुन रहे थे और रुक कर रहे हैं। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अयोध्या से बसपा ने प्रत्याशी किया घोषित। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मिल्कीपुर से बीएसपी प्रत्याशी राम गोपाल कोरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मिल्कीपुर से बीएसपी प्रत्याशी राम गोपाल कोरी को उतारा गया। 2017 में 40,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। अयोध्या से बसपा ने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2017 में 40,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। ये बड़ी जानकारी आ रही है। अयोध्या से बसपा प्रत्याशी घोषित। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आ रही है मुजफ्फरपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एसपी काशीराम ने प्रभारी के घोषित किए। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी घोषित कर दिए हैं। 3 सीटों पर प्रभारी घोषित किए गए हैं। ये बड़ी खबर, हीरापुर से जाहिद हसन प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है।
मिर्जापुर से धीरज मौर्य घोषित किए हैं। एएसपी काशी राम ने प्रभारी घोषित किए हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी घोषित कर दिए हैं। 3 सीटों पर प्रभारी घोषित किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी। 3 सीटों पर ये प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। बढ़ेंगे आगे तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आपको बता दें कि बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है, इसीलिए संविधान को बचाएं, तभी आपकी नौकरी बचेगी। ये कोई नया खेल नहीं है बीजेपी का, ये पुराना खेल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरक्षण को बचाएं सब लोग। इसके फ्यूचर में जो होने वाला है उसको आज ही समझ लें, क्योंकि आने वाले समय में जब 50% अपना आरक्षण लोग कर लेंगे तो मान लीजिए पुलिस फोर्स लगा दी 50% की पूरी, तब क्या करोगे आप? सब अधिकारी लगा दी अपनी मनमर्जी की, तो क्या करोगे आप? लोकतंत्र कहां बचा फिर? वही आपको बता दें, सपा प्रवक्ता अमिका जामोजी ने दरअसल योगी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ था और ये साफ हो गया है। कि साथ ही कहा कि योगी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। 9,000 टीचर्स का जो मामला हाई कोर्ट से नए सिरे से उनकी एग्जामिनेशन कराने का जो फैसला आया है, ये बताता है कि कैसे अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में बतौर मुख्यमंत्री शिक्षकों के लिए नौकरियां क्रिएट करी, उन्हें नौकरियां दी गईं, फिर दोबारा किसी वजह से कोर्ट में उस पर रोक लगी और उसी नौकरियों को दोबारा आदेश हुआ कि उसके एग्जामिनेशन कराया जाए और शिक्षकों को उनकी नौकरी दी जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसमें जो SC, ST, OBC के जो अधिकार थे उसको हड़पने का काम किया, जिसकी वजह से 17 से लेकर 24 तक ये सारी जो भर्तियां थी 69,000 टीचर्स की, उनमें जो है अनियमितताएं बरती गईं और आरक्षण घोटाला सामने आया। हाई कोर्ट ने इन सभी भर्तियों पर रोक लगाते हुए इसे नए तरीके से करवाने का जो आदेश दिया है, ये बताता है कि ये सरकार ना छात्रों को शिक्षा देना चाहती है, ना शिक्षकों को नौकरी देना चाहती है। उधर बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल एक बस और मैक्स गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। फिलहाल घायल यात्रियों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं शवों को एम्बुलेंस में के जरिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। हादसे के समय मैक्स गाड़ी में 25 यात्री के सवार होने की खबर है और वहीं आक्रोशित लोगों ने हादसे के बाद रास्ते को जाम लगा दिया। देखिए, मेरे को फ़ोन पे जो सूचना प्राप्त हुई तो मेरे को ये बताया गया है कि एक बस और एक छोटा जो वाहन होता है, जैसे पीछे पिकअप होता है, उनकी आपस में टक्कर होने के कारण से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। लगातार मेरी जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी लोगों से बात हुई, मेरी DM साहब से भी बात हुई। मैंने उनको भी घटना के बारे में अवगत कराया और मैं खुद यहाँ आया तो मैंने देखा दोनों वाहन काफ़ी डैमेज्ड है। जो ग्रामीणों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, कुछ लोग घायल हैं, कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि शायद इसमें कुछ हमारे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण है घटना, कुछ शायद डेथ भी हुई है। बाकी उसका एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो मैं भी अभी आपको बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जिला अस्पताल में सभी डॉक्टर उपचार कर रहे हैं घायलों का। उनके माध्यम से कोई सूचना मुझे प्राप्त होगी। उधर आपको बता दें, कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या मामले में डॉक्टरों ने भारी आक्रोश है और लगातार डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि लोगों ने सड़कों पर उतरकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाकर जमकर विरोध किया, प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। नगरी प्रयागराज के मुट्ठीगंज चौराहे पर आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया जा रहा है। बता दें, जहां बीते दिनों कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या मामले में लगातार आक्रोश लोगों में बढ़ता जा रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर जूते चप्पल से पुतले को जलाने के साथ साथ पुतला पीटा जा रहा है और लोगों में आक्रोश है। और यहाँ पर कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत कई हिंदू संगठन के लोग भी हैं और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग आज विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है? देखिए, हत्यारों को फांसी होना चाहिए। ऐसी सब घटनाओं पर जो है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये सब अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगा।
क्योंकि इनकी ऐसी हरकत से सारे देशवासियों में गलत संदेश जा रहा है। जल्द से जल्द इनके हत्यारों को फांसी देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो है नियत और ऐसे नियम से और लोगों से बात करेंगे। बताइए क्या मांगे हैं? मांगे हैं कि फांसी इसको होनी चाहिए। ममता जी जो राजनीति कर रहे हैं, जो अर्थी राजनीति कर रही हैं, खुद पीएम होके निर्णय नहीं ले सकती, जनता को दिखाने के लिए राजनीति कर रही है। ये इनका जो है दोहरीकरण है, ये बहुत गलत है। लोगों से भाजपा नेताओं से यहाँ बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांग है डॉक्टर मौमिता जो देश की बेटी थी, उसके जघन्य अपराध करने वाले रेपिस्टों को और उसकी हत्या करने वाले हत्यारों को तत्काल पे तत्काल उन्हें फांसी दी जाए, और जो ममता बनर्जी इनका संरक्षण कर रही है, ऐसी सरकार को बर्खास्त करे और मौमिता डॉक्टर मौमिता के हत्यारों को फांसी देकर उनके साथ इंसाफ किया जाए। देखिए जिस तरह से लोगों की मांग है और उनका कहना है कि जो इसमें दोषी हैं उनको फांसी देनी चाहिए और ममता सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यहाँ पर मांग है और यहाँ पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। इस वक्त की बड़ी और बड़ी अहम जानकारी आपको बता दें मथुरा से आ रही है, जहां पर बांके बिहारी मंदिर में नहीं सुधर रहे हालात। जी हां, भीड़ के दबाव में बुजुर्ग की दम घुटने से मौत हो गई। ये बड़ी खबर, 65 साल के बुजुर्ग की दम घुटने से मौत बांके बिहारी मंदिर में। मंदिर प्रबंधन की व्यवस्थाओं की पोल खुली है एक बार फिर से। हादसों से प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा है। राम भरोसे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चल रही है। बांके बिहारी मंदिर में हालात सुधर नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 65 साल के बुजुर्ग की दम घुटने से मौत हुई है, तो मंदिर प्रबंधन की व्यवस्थाओं की पोल खुली है एक बार फिर। हमारे पास श्रद्धालु जो है बांके बिहारी मंदिर से बांके बिहारी मंदिर की एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया था। साथ में जो कुछ पुलिस वाले और उनके परिचित भी थे। जब हमारे अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया, हमने जब एग्जामिनेशन किया तो उनकी मृत्यु हो चुकी। क्या नाम था उनका और कहाँ के रहने वाले थे? उनके परिचित के द्वारा उनका नाम मामचंद सैनी बताया गया। पिताजी का नाम जो है उन लोगों को नहीं पता था। रहने वाले वो सहबाल कुरुक्षेत्र हरियाणा के थे। जैसा वो बता रहे थे पुलिस वाले और उनके परिचित की भीड़ में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। भीड़ के बीच में ही उनको सफोकेशन हुई और सफोकेशन के दौरान जो है वहीं पर अचेत अवस्था में गिर गए और उस अवस्था में ही वहाँ से निकला। थाना वृंदावन को एक सूचना मिली कि मामचंद सैनी, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष की थी और ये शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे, बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। मंदिर के दर्शन करने के बाद इनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई। इनको बाहर लेके सकुशल लेके आया गया। बाहर की जो मंदिर प्रशासन की जो मेडिकल टीम है उन्होंने देखा, करीब 10 मिनट तक इनको प्राथमिक उपचार भी मंदिर की मेडिकल टीम के द्वारा दिया गया। उसके बाद इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पे इनको वापस हम लोग एम्बुलेंस के द्वारा सौसैया अस्पताल जो है वृंदावन का, वहाँ पर ले जाया गया। ले जाने के समय तक इनकी मृत्यु हो गई बीच में। प्रथम दृष्टया यह भी आया है कि इनकी पहले से तबीयत खराब थी एवं ये अस्थमा के मरीज भी थे और वहाँ पे दर्शन करने आए थे। दर्शन करने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई, जहाँ से इनको मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल ले जाते वक्त इनकी मृत्यु हो गई है। बाकी विधिक कार्यवाही जो वो थाना वृंदावन पुलिस के द्वारा की जा रही है।